आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो बातें और चाय विद आलोक शर्मा में। आज हमारे बीच एक इंटरनेशनल एमएमए प्लेयर है जो कि एक आर्मी स्कूल में एमएमए के कोच भी हैं, जिनका नाम है भूषण चापले जी। भूषण चापले जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? फाइन, एकदम बेस्ट। कब शुरुआत हुई आपके करियर में एक मार्शल आर्ट बनने की सफर? सर मेरी शुरुआत मार्शल आर्ट में जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तब से शुरुआत हुई। बचपन से ही मतलब? बचपन से जी। और मेरे जो कोच थे हमारे ही गांव के थे। तो वैसे कौन सा गांव था? मेरा गांव था सर जो हमारे नागपुर का तालुका है भिवापुर में एक छोटा सा गांव है, बोर्ड कला करके नाम है। उसको अन्ना हजारे सर जो थे उन्होंने आदर्श गांव करके पुरस्कार दिया था। अच्छा, अन्ना हजारे? अन्ना हजारे सर ने जी। तो वो गांव से यानी मेरे पापा वहीं पे रहने वाले थे और वही जो घर था उसके बाजू में जो विलास सूर्यवंशी सर करके थे वो यहाँ नागपुर में, जैसे मेरे पापा यहाँ पे आए पुलिस वगैरह बने और वो भी सर यहाँ पे आए। आपके डैड पुलिस में? हाँ, पुलिस में थे, PSI। PSI। हाँ, और मेरे जो सर थे विलास सूर्यवंशी सर, वो भी यहाँ आके मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग चालू किया उन्होंने देना। जी। तो जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो एक बार सर घर पे आए थे, मैं उन्हें भैया ही बोलता था। एक्चुअली यानी उनका भी सरनेम वही यानी रिलेटिव है, तो उसके वजह से उन्होंने पापा को बोला कि इसे भेजिए अपने क्लास में। तो सर पापा ने भेजा वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया मार्शल आर्ट की, करीबन 1 साल किया था उस टाइम में। मार्शल आर्ट शुरुआत से या हाँ, फिर कराटे? नहीं मार्शल आर्ट पूरा। अच्छा। वैसे तो प्रोफेशनल है सर, हमारा कुंफू है। ओके। कुंफू। तो उस टाइम में ब्लैक ड्रेस होती थी सर के यहाँ पे क्लासेस में, और उस टाइम में इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन भैया छोटी उम्र थी और साथ में दीदी भी पढ़ती थी मेरी, जिसकी भी शादी वगैरह हो गई। तो जो जैसे हम बचपन में सीखने जाते हैं, हाँ। जो भी सीखने मिल जाए हम वैसे ही हाँ जाना हुआ, मतलब आपका सीखना चालू कर दिए। और उस टाइम में भी बहुत इंटरेस्ट आया, स्टार्टिंग से ही मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। फाइट वगैरह होती थी, मारने में ज़्यादा मजा आती थी। मारने में और लड़ने में मजा आता था कि, और उसमें कैसा है कि फाइट में पता चलता है कि हमें तो बचपन में वो फाइटिंग्स काम में आई कभी? हाँ, काम में आई। किसी लड़के ने बहुत बार काम और में उसको बहुत बार काम में आया है, मतलब आता है काम में? हाँ, बहुत बार काम में आती है कि जनरली एक जो हम है कि खुद का जो आज आप देख रहे हो यानी दुनिया में क्या हो रहा है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद की सुरक्षा हमारे खुद के हाथों में है। सही बात है। तो कोई पुलिस हो गया या कोई टाइम पे नहीं आएगा, वो सब तो अपने टाइम पे अपना काम करेंगे, लेकिन कभी भी इंसिडेंट ऐसा होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें खुद ही अलर्ट होना चाहिए। खुद के लिए खुद ही खड़ा होना। क्योंकि पुराने टाइम में जब शिवाजी महाराज का टाइम था तो सभी लोग इसका ट्रेनिंग करते थे, एक टाइप की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। बहुत बड़ी चीज है, हाँ, जो आजकल हम लोग नहीं करते हैं। बहुत से हमें लगता है कि लोग बैठे हैं हमारी सुरक्षा, लेकिन कोई दौड़ के नहीं आएगा। सबके मन में वो हर एक व्यक्ति घर में वो था, सब कि जो पूरी फैमिली की सुरक्षा कर सकता था। जैसे झांसी की रानी थी, उन्होंने खुद सीखा खुद की सुरक्षा और देश के लिए भी लड़े। तो ये बहुत सारे यानी लीजेंड है ऐसे कि हमें इनसे सीखना चाहिए। तो फिर आपका जो सफ़र शुरू हुआ 3 साल 3rd स्टैंडर्ड से, फिर उसके बाद वो फिर चलता गया? हाँ, कंटिन्यू चलता गया। 1-2 साल किया सर मैंने सर के पास में ट्रेनिंग। उसके बाद में थोड़ा स्टॉप हो गया मैं, पढ़ाई वगैरह ये एजुकेशन। फिर उसके बाद में मैंने 12th से स्टार्ट किया सर फिर से। अच्छा। लेकिन मुझे सीखना कुंफू ही था, सीखना मुझे कुंफू ही था। मैंने बहुत सारे, क्योंकि बाद में जब मैं 10वीं 12वीं वगैरह पास हो गया, मैं धनवटी नेशनल कॉलेज से 11th और 12th पढ़ा। मैंने कुछ फिल्में थी ब्रूस ली की, ऐसे देखते देखते टीवी पे ब्रूस ली की फिल्में देखी। अच्छा, ब्रूस ली? हाँ, उस टाइम ब्रूस ली की फिल्में देखी और उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि उनका जो स्पीड था और जो मारने का टेक्निक था एकदम ऐसा रियल लगता था। ने बाकी ऐसे नहीं कि हमारे इंडियन हीरो जो करते हैं शो अप, वो ऐसा शो अप नहीं, वो उसमें ऐसा लगा कि वो रियल में कुछ यानी जो पर्टिकुलर करना चाहिए रोड फाइट में, स्ट्रीट फाइट होता है या कुछ होता है, तो रियल टेक्निक को ब्रूस ली करके बताते थे। और उनके जैसा टेक्निक मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई नहीं करता है। यानी ब्रूस ली उस टाइम, आप ब्रूस ली के एक तरह से पूरी तरह से फैन हो गए, मतलब कि आप घर में उस टाइम में पोस्टर्स वगैरह लगाते थे। उनका बर्थडे मनाता था मैं अकेले, बर्थडे भी सेलिब्रेट करता था। एक टाइप से उनको मैं अपना भगवान ही मानता हूँ। और उन्हीं को देख देख के उनकी जो बहुत सारी सीरीज मैंने फिर घर में लाई। हाँ, तो फिर घर में मैं वही देखता था, तो घर वालों को लगते थे ये क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो मारते वक्त जो ब्रूस ली आवाज़ निकालता था वो बहुत चिल्लाते थे आवाज़ निकालते वक्त, जैसे कराटे में ख्यो बोलते, ताइक्वांडो में वो अलग टाइप से आवाज़ निकालते थे। उनका एक्शंस वगैरह ये
तो घर वाले चिढ़ जाते थे, ये क्या चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, क्या कर रहा है। लेकिन मेरे को उनके देख को अलग ही, और उनका ही एक ही चीज़, एक ही वीडियो अगर मुझे पसंद आ गया, कोई फाइट का टेक्निक, तो मैं उसी को फॉलो करने के लिए वही वीडियो दिन में कम से कम मैंने 50 बार तो देख लेता होगा, और उसी को मैं प्रैक्टिस करता था, वो कैसे कर रहे, क्या कर रहे हैं। हाँ, वही धूप में हो या कहीं पे भी हो, मैं धूप में 2 बजे भी, दोपहर में 2 बजे प्रैक्टिस करता था, धूप में हो तो ये कहीं आपका पे। मतलब अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था? हाँ, फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की, देखा क्लासेस, तो एक विदर्भ बुनियादी स्कूल थी, वहाँ पे मैंने क्लासेस ज्वाइन किया, तो लेकिन वहाँ पे कराटे ही मिला। तो फिर लेकिन मैं, चलो प्रैक्टिस तो होगी कम से कम, फाइट प्रैक्टिस, मुझे फाइट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि इसमें कैसा है कि बहुत से मार्शल आर्ट्स में पैटर्न्स होते हैं प्लस फाइट होता है, ऐसे 2 इवेंट चलते हैं। तो लेकिन मैंने पैटर्न्स की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, मेरा ज़्यादातर अट्रैक्शन फाइट की तरफ रहा। ओके। हाँ, और मुझे फाइट करना अभी भी पसंद है, और रिंग में लड़ना बहुत अच्छा लगता है। बस मारना है। बस खेलना है और मारना है, बस खेलना है, मारना है, वो भी मारेगा, हम भी मारेंगे, और उसमें अपने को पता चलता है कि अपना लेवल क्या है। सही बात है। हाँ, अपना एक लेवल क्या है कि अपन कितने लेवल तक अच्छे लेवल से खेल सकते हैं। और आने वाले टाइम में जब मैं कोचिंग करूँगा, ऐसा सोचता था कि मैं आगे जाके जब कोचिंग करूँगा कि मैं भी अपने लेवल के जैसे बच्चे बनाऊँगा। तो ये मतलब अभी आप फिर कराटे में आपका एक फिर से वापस एंट्री हुई काफी गैप के बाद, तो फिर कराटे एमएमए थोड़ा अलग है कराटे से? एमएमए बहुत अलग है, बहुत अलग है ना? हाँ बहुत तो फिर अलग है। कराटे से फिर आप आगे कैसे बढ़े? कराटे से सर इतना ही है कि मैं एमएमए का प्रैक्टिस करता था। अच्छा, एमएमए की आपका एक अलग करता choice था, रहा, यानी उसकी प्रैक्टिस चल रही थी आपको? ब्रूसली का जो फाइटिंग स्टाइल है ना सर, वो प्रॉपर एक एमएमए का ही प्रकार है सर। अच्छा, जेकेडी 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 क्या मीनिंग मतलब उसका? जेकेडी यानी जित कुनेडो। जीत हाँ, जेकेडी ब्रूसली पहले विंग चैंग करते थे, उसके बाद में उन्होंने फिर जो उनके गुरु थे इप मैन, जो बहुत बड़े मास्टर, ग्रैंड मास्टर थे, विंग चैंग किया, उसके बाद में जून फैन, और फिर जेके ब्रूसली जब सैन फ्रांसिस्को अमेरिका आ गए, उसके बाद में उन्होंने उसको नया आविष्कार किया, नया स्टाइल बनाया जेकेडी। अच्छा, जो है ना बहुत इजी, यानी इजी तरीके से हम अपने अपोनेंट को कैसे बीट कर सकते हैं। और जेकेडी ऐसा स्टाइल है कि सर वो हम किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी मार्शल आर्ट स्टाइल में अच्छे से खेल सकते हैं। उनका किकिंग का स्टाइल, कितने इजी तरीके से फुटवर्क करना है, आगे वाले को कैसे डिस्टेंस कवर करना है, तो और ब्रूस ली की बहुत सारी बातें ऐसे। तो ब्रूस ली की वजह से आप मतलब पूरी तरह से इंस्पायर थे एमएमए को? हाँ, तो फिर अब आपका कराटे चल रहा है, देन फिर अब कराटे में आपने स्टेट लेवल या स्टेट और इंटरनेशनल खेला। जब यहाँ पे हुआ था नागपुर यूनिवर्सिटी जो सूबेदार हॉल है, वहाँ पे इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल लिए थे दीपचंद शेंडे सर ने। ओके। हाँ, वहाँ, और मेरे जो सर, फिर उसके पहले तो आप मैं सिलेक्ट हो गए वहाँ? हाँ, विलास बोबड़े सर, उसके बाद में मेरे सर ने तो छोड़ दिया था, जो विलास सूर्यवंशी सर थे जी। वो फिर स्कूल में लग गए एज अ मैथ्स टीचर करके। ओके। तो बाद में मैंने अभी कहाँ ज्वाइन करना, तो मैं फिर ऐसी उस टाइम में अखबारों में आता था कि यहाँ तो फिर ये। जो आपका सिलेक्शन हुआ तो फिर आपने मैच खेला होगा? हाँ, तो मैच वो मैच खेला। कहाँ हुई थी? मैच काठमांडू नेपाल में हुआ था, नेपाल में? हाँ, मैच इंटरनेशनल लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल तो पे। फिर आप वहाँ जीते या हाँ, कैसे? वहाँ 2 ब्रॉन्ज मेडल लगे थे सर। एक इंडिविजुअल कैटेगरी में खेला था सर मैं, और एक ओपन कुमिते करके फाइट आता है, यानी ग्रुप फाइट आता है, वो ग्रुप फाइट में खेला था मैं। ब्रॉन्ज? हाँ, ब्रॉन्ज। भी मतलब इंडिया के लिए? इंडिया के इंडिया लिए। को रिप्रेजेंट हाँ, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वो 2008 की बात है शायद, 2008 की, उस टाइम खेले थे हम। और नागपुर के बहुत से सीनियर मास्टर भी थे उसमें, विजय गिचारे सर थे। अच्छा। दीपचंद शेंडे सर तो इंडिया टीम कोच करके आए थे साथ में। बहुत सारे, यानी अभी तो अलग अलग जगह हो गए बहुत सारे लोग। तो फिर उसके बाद अब आप इंटरनेशनल कराटे खेल कर आ गए। हाँ, फिर आगे किस तरह से? आगे सर ऐसा हुआ कि फिर उस टाइम में यानी घर वाले को भी लगता था कि थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। हाँ, वो तो हर फैमिली का एक थॉट है कि वो दूसरे के बच्चे को स्पोर्ट्स में अच्छा करते हुए देखकर क्लैप बजा सकते हैं। हाँ हाँ, पर खुद के बच्चे के लिए चाहेंगे या तो भाई हाँ, वही गवर्नमेंट जो जॉब लग जाए जैसे तो बहुत अच्छा है। रिश्तेदार होते हैं वो बोलते कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है, तो बहुत से लोगों का ठाते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है। तो इनको लगता था कि हम क्या वो बताएं। लड़की फिर अच्छी मिलती है। हाँ, हम क्या हमारा बच्चे का क्या बताएं हम। तो मैं बोलता था कि आप बताओ, ये स्पोर्ट्स कर रहा है, हाँ, स्पोर्ट्स कर रहा है। मैं तो सीधा बोलता था ये विराट कोहली की मम्मी यही बोलती होगी, बोलती भी नहीं होगी, सबको पता है स्पोर्ट्स कर रहा है। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, मैं तो कुछ हटके अलग कर रहा हूँ, मैं फैमिली में कुछ अलग कर रहा हूँ मैं। सही है। इसमें स्ट्रगल है, पैसे के पीछे नहीं, लेकिन एक नाम बनाना है, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेगा, लेकिन नाम कोई नहीं कमाता। सही और नाम एक बार बन गया तो लाइफ में नाम कंटिन्यू चलते ही रहता है। बढ़िया।
इसलिए मैंने लगी स्पोर्ट्स बेस्ट फील्ड है और इसी में रहूँगा और कंटिन्यू मैंने प्रैक्टिस चालू रखा कंटिन्यू प्रैक्टिस ही करता था सर मैं। जैसे सुबह 3 बजे उठना, अच्छा 3 से लेके तो सुबह 8 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर दोपहर को जब टाइम मिले तब मैं प्रैक्टिस ही करते रहता था हर तो दिन। अभी आपका कराटे का सेशन ही चल रहा है, मतलब लाइफ में कराटे वाला पॉइंट अभी है। इसके बाद आगे आप आगे में फिर सर मैं जैसे अभी फिर जॉब मैंने स्कूलों में जॉब चालू किया एज अ मार्शल आर्ट ट्रेनर करके। फिर उसके बाद में मैंने जैसे मतलब अभी तक आपने मार्शल आर्ट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली? हाँ नहीं ली एक तरह से? नहीं दी थी, तब मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस आप कर रहे थे, हाँ, आपको नॉलेज लेकिन पता था, पर एक प्रोफेशनली जो होता फिर है बाद में कैसा है कि सर बड़े बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए पैसा भी लगता था खेलने के लिए। अच्छा, तो फिर अभी पैसे कहाँ से लाना, तो मतलब कि खुद की बदौलत भी कुछ करे। तो घर वाले तो पहले सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि घर वाले जहाँ इस से बात के earning लिए भी हो। तैयार हो आगे में। तो इसलिए मैंने स्कूलों में जॉब ढूंढा। मैंने देखा कि बहुत से लोग जॉब करके प्रैक्टिस भी करते हैं और अपने जो सपने हैं वो पूरा करें। तो मैं बोला ये रास्ता सही रहेगा। बिल्कुल। तो उसके बाद में मैंने ऐसे बहुत सी है जो घर वालों ने भी पकड़ा। मैं कभी जूस की दुकान में काम किया, पतंग की दुकान में काम किया, ऐसा बहुत सारे किया कि मैं कि ये पैसे आएंगे तो मैं इधर फीस दे के कॉम्पिटिशन खेलूँ और प्रैक्टिस करूँ। तो वो भी काम किए। बाद में पापा ने एक दिन मेरे को पकड़ लिया और डांटा भी। तो पापा ने फिर गुस्से में ड्रेस ला के दिया उस दिन मेरे को कराटे का, ये ले ड्रेस और तू कर, तेरे को जो करना है। अच्छा, तो फिर वहाँ से ठीक है चलो, पापा से तो थोड़ा एग्री हो गए। तो फिर वहाँ से मैंने जम के प्रैक्टिस चालू किया और कराटे में। हाँ कराटे में। और लेकिन कराटे सिर्फ मैं नाम के लिए खेलता था सर। एमएमए का बस प्रैक्टिस में अपना पर्सनल लेवल पे वही प्रैक्टिस करता था मैं, जो ब्रूस ली का जेकेडी एमएमए यही प्रैक्टिस करता था। फिर उसके बाद में जैसे स्कूलों में किया, तो स्कूलों में ज़्यादातर कैसा है ना सर, ताइक्वांडो जो स्पोर्ट्स है वो बहुत फेमस है। ताइक्वांडो कैसा एक बहुत स्पीड गेम है सर, उसमें किकिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, और उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब बच्चों के लिए होता है। मैं स्कूल में जॉब करना चालू किया, बच्चों को भी सिखाता था और वहाँ से बच्चे भी अच्छे लेवल पे गए। HFI स्कूल गए, मैं ताइक्वांडो पे ज़्यादा फोकस चालू किया फिर मैंने बच्चों पे जी। और मैंने खुद का भी प्रैक्टिस चालू रखा और ताइक्वांडो की बहुत सारी कॉम्पिटिशंस भी खेला, उसमें भी मेडल्स वगैरह। तो आपके मतलब स्टेट लेवल पे तो चल ही रहा होगा? स्टेट लेवल भी खेला और बहुत सारे उस टाइम में ताइक्वांडो में ओपन नेशनल चैंपियनशिप्स होती थी। जैसे दिल्ली, विशाखापट्टनम, पूना, इधर उधर बहुत सी जगह में खेला कंपटीशन। बाद में 2010 में सर मैं यहाँ खेला झारखंड खेलगांव स्टेडियम, वहाँ नेशनल हुआ था। वहाँ मैं 4 फाइट खेला सर। चौथे फाइट में क्या हुआ था ना सर मेरा कि लिगामेंट टियर हो गया था। लिगामेंट मतलब आपके ACL पैर का लिगामेंट टियर हो गया था खेलते खेलते। लेकिन वो मैच ऐसा था सर कि उसके बाद ही मेरा आगे का रिजल्ट अच्छा आने वाला था, यानी क्वार्टर फाइनल के बाद। ओके। हाँ, तो वो ऐसा हो गया था कि लिगामेंट टियर हो गया था और वो भी फर्स्ट राउंड था उसका, फोर्थ फाइट का मेरा। तो उसमें मेरा स्कोर एकदम वन साइड था सर, मैंने विनिंग इसमें ही था। तो बीच में रेफरी ने बोला कि आप मतलब वो हादसे से हुआ या कि सामने वाले अपोनेंट ने डैमेज किया? नहीं, हादसे से हुआ सर। हाथ से वो क्या हो गया कि चेस गार्ड जो होता है उसमें पैर लटक गया था सर मेरा। जो ड्रिबलिंग मारते, ड्रिबलिंग वगैरह ताइक्वांडो में किकिंग्स, वो मारते मारते मेरा पैर लटक गया और एक साइड बैलेंस चले गया। तो उससे लिगामेंट पूरा एक पैर का वो प्रॉब्लम, लिगामेंट टियर हो गया था। मैच तो रुक गया होगा तुरंत? मैच छोड़ना पड़ा सर मुझे, जीता हुआ मैच मैंने छोड़ा था वो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रिस्क लेता तो आगे में मैं आज जो कर रहा हूँ वो भी नहीं कर पाता था। तो ये मतलब आपके लाइफ में एकदम अचानक से अच्छे अभी आपने मतलब फैमिली को कन्विंस करके एक अच्छे फ्लोर पे चीजें चलनी शुरू हुई थी और अचानक से ये बहुत बड़ा वो ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वहाँ जीत जाता तो मैं आगे और ज़्यादा आगे बढ़ जाता था। लेकिन ठीक है, लाइफ में जो था कुछ था, फैक्ट हो गया तो चलो। फिर उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि जब मैं नागपुर रिटर्न आया तो मैंने थोड़ा करके देखा प्रैक्टिस। तो आप पहले तो एडमिट हुए होंगे या फिर? नहीं, एडमिट वगैरह नहीं करते उसमें डायरेक्टली। जैसे बोन्स वगैरह ब्रेक होता है तो बात है। जैसे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बता दिया कि आप अभी ये सब छोड़ दो, फील्ड छोड़ दो, सीधा फील्ड छोड़ दो। खेल ही नहीं सकते ऐसा? हाँ, खेल ही नहीं सकते, ना कोचिंग भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं एकदम सोच में पड़ गया। सर बोला ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, आप कुछ मेडिसिन बताओ जिससे हो सकता है रिकवर। नहीं बोलिए, लिगामेंट का कुछ नहीं, ऑपरेशन करोगे वो भी सक्सेस है या नहीं हो सकता। लिगामेंट का ऑपरेशन करने के बाद भी बहुत केयर करना पड़ता है। ऐसे बहुत से प्लेयर है जो लिगामेंट का ऑपरेशन करते हैं उसके बाद केयर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है।
तो फिर मैंने बोला यार मुझे ऑपरेशन भी नहीं करना, खुद की तो दिमाग आप में डिप्रेस हो गए होंगे डिप्रेस हो गया पूरा। क्योंकि बचपन से जो आपने सपना देखा है, जो आपको बनना है, जो आपको सीखना है, जो आगे बढ़ना है, जिसमें वही आपके मतलब बॉडी के बिना तो ये मुश्किल काम है ना। फिर मैं जब घर में बैठा था कभी कभी बैठे ही रहता था, प्रैक्टिस भी नहीं करता था कुछ दिन। फिर मैं ट्रॉफियों की तरफ देखता था अपने, और वही जो ट्रॉफीज रहती थी, तो जैसे मैंने 2008 में खेला होगा 7 में, फिर वो मैच को याद करता था कि मैं ऐसा खेलता था, ऐसा किक मारता था। हाँ वो होता है, मतलब आप फिर अपनी हाँ मेमोरीज एक रिवाइव करना शुरू कर लेना। कोई फिल्म ऐसी कभी कभी टीवी पे आ जाती थी मोटिवेशनल, कोई स्टेज पे जा रहा है और उसको चैंपियन बन रहा है, उसको मेडल्स मिल रहा है, जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता था, उसको मैन ऑफ द मैच, फिर रोना आ जाता था मुझे। फिर अकेले में कभी कभी बैठ के रो देता था मैं, यार मेरे लाइफ में वो चीजें जो मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं कैसे करूँ। फिर मैं बोला, फिर धीरे धीरे कभी कभी मैं नेट कैफे पे जाके बैठता था। अच्छा फिर उस टाइम में मोबाइल नहीं था, एंड्रॉयड कुछ नहीं था, तो फिर नेट कैफे में जाके मैं 2-2 3-3 घंटे बैठता था। या फिर वीडियो गेम खेलने का मुझे बहुत शौक था, तो वीडियो गेम में एक गेम आता था टेकन 3, वो स्पेशली मार्शल आर्ट फाइटिंग का था। तो फिर चलो फाइट ऐसे नहीं था, ऐसे फाइट खेलना चालू करते थे, तो वो देख देख के फिर मैंने क्या किया, क्या करना है चलो फाइट खेलो। फिर वो देख देख के मैंने कॉम्बिनेशन, जो कम्बो मारते थे, कम्बो आता था उसमें, तो वो कम्बो लिखता था, एक बुक बनाया था मैंने, अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनाता था कि इस वेरिएशन से, इस कॉम्बिनेशन से हमें आगे वाले के साथ फाइट खेलना है। अब रहा पैर का सवाल, अब इसे मैनेज कैसे करना है, तो मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखा कि माइंड थेरेपी से भी जैसे हम सोचते हैं, जैसे मैं तो हिंदू धर्म का हूँ, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उसमें जो संत लोग थे वो यही बताते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ में होगा। तो बोला चलो हम ये ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने रोज़ वही सोचता था मेडिटेशन करते हुए कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा पैर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना लिगामेंट टूटा है ना कुछ हुआ है। फिर मतलब मैं धीरे आपने एक तरह से अध्यात्म का हाँ अध्यात्म का, उस टाइम में अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। तब मैं पूजा, उसके पहले मैं कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था, ना पूजा करता था ना कुछ करता था। तो फिर धीरे धीरे पता नहीं, के मामले में अक्सर ऐसा ही है। हाँ हम उन्हें अक्सर बुरे वक्त पर याद करते हैं। हाँ तो फिर धीरे धीरे भगवान ने मुझे खुद ही अपने तरफ खींच लिया। तो फिर मैं धीरे धीरे जैसे साधना, मेडिटेशन ये किया, और फिर जाके ग्राउंड पे जाना चालू किया। धीरे 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 अंदर एक आपके अंदर एक वो एनर्जी आई, अंदर से आत्मा की आवाज आई, जैसे कह सकते हैं कि आप कर सकते हैं, आई कैन डू इट। फिर मैंने चालू किया प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे लगा कि नहीं मैं कर पा रहा हूँ। फिर दौड़ना चालू किया, तो मैं रेशिमबाग ग्राउंड पे जाता था दौड़ने के लिए। तो फिर मैं धीरे 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 दौड़ना, तकलीफ होती थी, पलट जाता था पैर, लेकिन पहले से कम होना चालू हुआ। मैं बोला यार ये तो अच्छा हो रहा है, अभी पहले से कम तकलीफ हो रहा है। फिर और करना चालू किया, फिर हार्ड किकिंग चालू कर दिया, हिल ट्रेनिंग चालू कर दिया, उसमें थोड़ा तकलीफ गया। फिर वही बर्फ़ से आइसिंग वगैरह करता था, ये कुछ करता था। फिर अच्छे डॉक्टर मिले, दाचेवार सर करके थे डॉक्टर, तो उन्होंने बताया कि सर बोला ऐसा है, उन्होंने बोला ऑपरेशन, वो बोले है ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी आपको। किसने बोला ऑपरेशन करना है? उन्होंने फिर प्रॉपर पैर वगैरह की, फिर रॉबिन सर के पास उन्होंने भेजा। IDCP कॉलेज है, ईश्वर देशमुख फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, वहाँ पे रॉबिन सर करके है फिजियोथेरेपिस्ट। उन्होंने मेरा लिगामेंट प्रॉपर चेक किया, फिजियोथेरेपिस्ट है। अब उन्होंने बोला कि आपका लिगामेंट अभी इतना टियर नहीं है। मैं बोला ऐसे कैसे सर, पूरा पैर पलट जाता था, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बोले ये तो चमत्कार हो गया यार। तो नहीं, बोले आप एक्सरसाइज रेगुलर करो, आप खेल सकते हो, बिंदास खेलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हल्का फुल्का आएगा लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने हेवी बैक पे ट्रेनिंग चालू किया एकदम से। इस पूरे प्रोसेस में और आपके डैमेज होने वाले डेट में कितने ईयर का गैप हुआ? 5-6-7 साल लगा सर। 5 से 6 साल आपका पेशेंस रखना पड़ा छूट गया, और उसमें डिप्रेशन, चीजें, सिचुएशन, बहुत कुछ, घर का माहौल, बाहर का माहौल, लोग, बहुत कुछ सब अपने फेस ऑफ किया। और 7 ईयर तक 7 ईयर तक मैंने अपनी ही यानी माइंड से उसको यानी ऑपरेशन से बचाया पैर को। सीधी सी बात, ऑपरेशन से बचाया पैर को। ऑपरेशन हो जाता तो फिर बहुत मुश्किल। मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता था, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सक्सेस नहीं होता है। हो गया, ऑपरेशन करते हैं, खेलते हैं, फिर टूट जाता है, फिर लेकिन वो कैसे जॉइंट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैं बोला कि यार हम, अगर मेरा जॉइंट अच्छा रहेगा तो खुद की आत्म इच्छा और खुद पर एक विश्वास बना लेने से आप बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। एक उस लेवल तक तो जा सकते हैं जहाँ तक आप उसको हरा सके, जीत सकते हैं। मैंने ये आध्यात्म से यही सीखा
कि हमारे बॉडी के अंदर ही ऐसे केमिकल है, जैसा हम सोचना चालू करेंगे वो मेडिसिन ऑटोमेटिकली बन जाती है, काम करती है। जैसे कि मैंने यही सोचता था कि ये शायद काम में आ जाए, जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको जी। आपके साथ, कि मेरे बहुत से प्लेयर्स होते हैं जिनको लिगामेंट्स का प्रॉब्लम होता है। बहुत से होंगे, बहुत से हैं। तो मैं कई यही मामले में बताऊंगा कि हम देखते हैं कि कई कई प्लेयर्स का आप जिक्र करते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि कई बार ये चीज़ें कई महिलाओं को घरों में छोटे तौर पर कई पैर लचक गया, कहीं कुछ हो बहुत गया, से ये प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और कई लोग फिर उससे जूझ रहे हैं, हाँ जूझ रहे हैं वो और तकलीफ भी बहुत फाइट होती बैक है। नहीं कर पा रहे। फाइट बैक वही है कि हमें जो कुछ है ना, हमारा मन है, हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। अगर अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो हम किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकते। सही। आपने कोरोना में देखा होगा, ज़्यादातर लोग डर ज़्यादातर लोग वो ही है, डर का ही है। डर के मारे कोरोना जाते ने हैं। हमें एक चीज़ तो सिखा दिया हाँ। कि जो डरता है वही मरता है। हाँ, तो वही, तो फिर मैंने वही प्रैक्टिस चालू किया। लेकिन एक अध्यात्म से ये बात पता चली कि हम अगर चाहे तो कोई भी बीमारी का मुकाबला कर सकते, कोई भी चोट हो, हमें कुछ भी हो। तो मैंने वही माइंड थेरेपी से ऐसे ही सोचता था, जैसे मैं एक चीज़ पे फोकस करता था। मैंने सीखा कि अगर मेरा लिगामेंट का टीयर है तो मैंने वीडियो देखने चालू किए कि ACL का ऑपरेशन कैसा होता है, ACL एक्चुअल होता कैसे अंदर से। मतलब आपने खुद से थोड़ा और जानने की कोशिश की एक्चुअली ये जॉइंट सरकता कैसे है, पलटता कैसे है, क्यों पलटता है। तो मैंने वही सोचा कि जब हम गणपति का मंडप बांधते हैं तो 2-3 बांस पकड़ के उसको सपोर्ट होता है, अगर वो बांस की रस्सी ढीली हो जाए तो बांस ऐसे ही हिलता है। सेम हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा ही है। तो ACL FCL ये साइड के 2-3 लिगामेंट मतलब होते हैं। आपको उसका भी नॉलेज आई। हाँ, तो मैंने वही देखा कि यार ये तो एक रस्सी है जो गठान बानी हुई है जॉइंट्स को, वो हल्की टीयर हो गई तो वो ढीला पड़ जाता है लिगामेंट्स, और हड्डी एक दूसरे से घिसना चालू हो जाती है। तो फिर मैंने उसी पे मेडिटेशन थेरेपी से उसी पे फोकस किया। मुझे ये किसी ने सिखाया नहीं, मैं ये खुद सीखा कि माइंड से ही सोचता था कि मैं अपने माइंड से मतलब उसको आपको एक लगा कि रिकवरी कर रहा हूँ, रिकवरी कर सकता हूँ। हाँ, तो मैंने उसी को रिकवरी की, मेरा जॉइंट अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है और अच्छा है और बेटर है। पॉजिटिव थॉट से मेरा पैर अभी भी मेरा लिगामेंट टीयर है। मैं ये नहीं बोल रहा है कि मेरे ठीक है, लिगामेंट अभी भी मेरे टीयर है, बट मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मतलब अब वो तकलीफ नहीं, हाँ, वो दिमाग से हट गया, मेरे दिमाग से हट गया। मैंने खुद ही दिमाग से हटा दिया ये सब चीज़ें। पापा ने बहुत खुद स्ट्रगल किए हुए हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया जी। वो यानी वो भी जीत करके आए थे। उनको सब बोलते थे कि तू क्या कर लेगा, खेती बाड़ी से उठ के वो यहाँ आए, सोडा की दुकान में काम करते थे, बॉटल धोते थे और रात को नाइट में ड्यूटी कॉलेज करते थे। बाद में पुलिस भर्ती दिए, हवलदार बने। उसके बाद में नागपुर में कुछ भी नहीं था उनका, उसके बाद में हवलदार से सीधे करते करते PSI तक आया। मैंने उनका पूरा स्ट्रगल दिया और ईमानदारी के साथ पुलिस का ड्यूटी किया। दोनों मेरी दीदी थी, दोनों इंजीनियर बनी जी। हाँ, और अच्छे पोस्ट पे है पूना में। आज वो भी मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं। पहले नहीं? हाँ, पहले नहीं, वो मेडल फेंक देते थे ऐसा। अच्छा। हाँ, सब फेंक देते थे, फिर भी गुस्सा नहीं आता था। मुझे करना है, बस मुझे करना है, मुझे किसी का नहीं सुनना है, और आज भी नहीं सुनता। क्या है ना कि जब हम घर वाले जो होते हैं, हाँ, वो पहले उतना जल्दी समझ नहीं पाते नहीं, और हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते इस चीज़ों में, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ एक सोसाइटी में मेंटालिटी बनी है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आगे आपको सर्वाइव करना है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जाने के लिए आपको एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ अगर बच्चा चुक गया तो उसको स्ट्रगल करना है, पर स्पोर्ट्स की तरफ से एक रास्ता निकलता है जो बहुत दूर तक जा सकता है। ये थोड़ा बाद में पता चलता है। हाँ, तो लेकिन एक उनको ब्लेम भी नहीं लाइफ में एक चीज़ सीखी सर, एजुकेशन हमें एक जॉब लगने तक ठीक है जी, कुछ चीज़ें भी अच्छी सीखने को मिलती है जो काम में भी आते हैं, लेकिन 80% ऐसा देखा कि सर जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, जो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी दिक्कतें आती है, स्पोर्ट्समैन उससे लड़ सकता है, उससे लड़ सकता है। बाकी कोई नहीं लड़ सकता। स्पोर्ट्समैन जो कर सकता है वो कोई नहीं कर वो आपकी सकता। शायद जो आपने जो पहले सीखा है वो एक उसके साथ अध्यात्म जुड़ा, तब जाके आपका वो लिगामेंट का इशू अध्यात्म से, और आज भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। वरना जिसने पढ़ाई किया था तो उसने तो पहले मना कर दिया था। हाँ, मना कर नहीं दिया। होगा करके। हाँ, नहीं होगा, उसने क्योंकि पढ़ाई किया है। मेरे साथ वाले जो थे उनका कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने तो छोड़ दिए, वो आज जॉब कर रहे, सब अपना कर रहे, लेकिन आज मेरी पहचान कुछ अलग बन गई ये फील्ड में। फिर 2017 के बाद आपका करियर फिर वापस बैक ऑन फील्ड आया। हाँ, देन चीज़ें शुरू हुई और फिर उसके बाद MMA की MMA में आने के बाद जो फिर स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं खेलना चालू किया, बच्चों को ट्रेनिंग देता था। अच्छा, बच्चों को हाँ, बच्चों को पहले खिलाना चालू किया मैचेस में,
तो उसमें मैंने बच्चों को डायरेक्ट अपने एमएमए मतलब उनको खिलाया। खिलाया। अब इसमें आपने कराटे और ताइक्वांडो जो बोलते हैं हाँ हाँ वो आपने खिला चुका है। अब आप एमएमए में MMA। तो एमएमए की मैचेस अलग होती है फिर? हाँ अलग होती है सर, उसके फेडरेशन से अलग होते हैं और इसमें बहुत सारे कंपनीज होती है। तो जब भी हम मतलब स्टेट में भी जब खेलते हैं तब भी वो रिंग में ही खेले जाते हैं? हाँ रिंग में, मतलब एमएमए हमेशा रिंग में हमेशा केज में होता है। केज में होता हमेशा केज में होता है। है। ओके। हाँ तो वो जैसे स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारी चेंजेस लगे हमें। जैसे स्कोरिंग सिस्टम है, स्कोरिंग सिस्टम में इतना नहीं, टेक्निकल यानी फाउल कैसे थे, पेनल्टीज हो गई, स्किल क्या यूज़ करना है, केज पे आगे तो केज पे कैसे कंट्रोल करना है, तो ऐसे बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हमें। तो अभी तक मतलब आपने कभी भी उस समय तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने खुद नहीं ली? नहीं खुद नहीं ली थी, मैं देख देख के नॉलेज जो आपने देखकर सीखा पूरा उस हाँ, तरह से लेकिन फिर भी हमारे बच्चों ने मेडल्स लाए उसमें। अच्छा। हाँ फिर भी हमारे बच्चों ने एमेचर लेवल पे मेडल लाए उसमें। उसमें 3 कुछ होता है ना हाँ, प्रोसेस? सेमी कॉन्टैक्ट, एमेचर और प्रो लेवल। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हम लोगों को। सेमी कॉन्टैक्ट मीन्स ऐसा होता है कि एक सेमी कॉन्टैक्ट उन लोगों के लिए होता है जो एमएमए में एकदम नए होते हैं। ओके। हाँ जो स्टार्टिंग से एमएमए खेलना चाहते हैं तो वो सेमी कॉन्टैक्ट खेले, ताकि आपको इंजरी भी नहीं होगी और अच्छे लेवल पे आप एमएमए अगर 2-3 बार सेमी कॉन्टैक्ट खेलते हैं तो आप अच्छे से उसको समझ पाएगी कि एक्चुअली हमें एमएमए खेलना कैसे है। मतलब इस पर आप फेस पर नहीं मार सकते? हाँ फेस में आप हेड शॉट नहीं मार सकते, जैसे फेस पे किक अलाउड नहीं रहता है। ये उसका एमएमए का फर्स्ट स्टेज? हाँ फर्स्ट स्टेज, उसमें पंचेस नहीं मार सकते फेस पे। देन ग्राउंड पे आप जा सकते हो, ग्राउंड में आपको जो भी सबमिशन करना है वो आप वो पूरा कर सकते हैं, जो प्रो में भी करते हैं। और सेकंड लेवल में? हाँ सेकेंड लेवल में हमारा आता है एमेचर। एमेचर में क्या रहता है कि शिंगार्ड पहने हुए होते हैं पैरों में, सेमी कॉन्टैक्ट में भी शिंगार्ड पहने होते हैं और ग्लव्स रहते हैं, एमेचर में भी शिंगार्ड रहते हैं और ग्लव्स रहते हैं। ओके। और ग्रोइन गार्ड ऑलवेज कंपलसरी, सभी गेम्स में ग्रोइन गार्ड कंपलसरी होता है, ठीक है। ताकि यानी सीरियस इंजरी होती है। तो डिफरेंस क्या है एमेच्योर में और इसमें? एमेच्योर इसमें क्या है कि एमेच्योर में थोड़ा लेवल अप हो जाता है सर, चेहरे फाइट्स पे का। मार सकते हैं? हाँ फेस पे अटैक्स होते हैं और इसमें नी वगैरह जो हार्ड अटैक होते हैं क्लोज कॉम्बैट में, नीज वगैरह मारते हैं जो लीवर पे होता है, लीवर में ये बॉडी शॉट्स वगैरह, ये पंचेस, अपर कट्स वगैरह, ये थोड़ा रिस्की पंचेस, किक्स वगैरह होता है। तो उसके बाद थर्ड स्टेज प्रो लेवल। तो सेमी कॉन्टैक्ट में खेलते खेलते कैसे हमें एक वो लेवल का पता चल जाता है कि हमें अभी आगे कैसा खेलना है, क्योंकि उसको आइडिया आ जाता है और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, एक डर निकल जाता है आदमी का। सही है। एमेचर में डायरेक्ट खेलेंगे तो हम उसको डायरेक्टली फेस नहीं कर पाएंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप है, पहले आप फर्स्ट इसमें खेले, देन एमेच्योर में खेले, देन उसके बाद प्रो में आता है। और जैसे एमेचर में हमारा दो तीन कंपटीशन में अच्छा लेवल बन गया, वो भी ऐसे नहीं लोकल कॉम्पिटिशन्स नहीं सर, जो एमएमए इंडिया है हमारा, जिसके प्रेसिडेंट शरीफ बाफू सर है, जो एमएमए को आज इंडिया पे बहुत अच्छे ऊपर के लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया की टीम्स जैसे हमें लेके गए, इंडिया की टीम्स को फॉरेन कंट्री में लेके जा रहे हैं, अच्छा ट्रेनिंग करा रहे हैं और बड़े लेवल पे इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। और थोड़ा एक सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट, और वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। जो फंड्स आते हैं जो कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बाकी टूर्नामेंट से एमएमए की टूर्नामेंट के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है सर। ओके। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही बहुत बड़ा होता है, वो रिंग, वो सेटअप, ये सब जैसे स्मैकडाउन होता है उस टाइप का पूरा सेटअप होता है सर टूर्नामेंट का। और एक सिस्टम, तगड़ा सिस्टम होता है सर इसका बहुत। इसमें जैसे हमारे कराटे या ताइक्वांडो में 4 या 5-6 रेफरी रहते हैं, इसमें एक ही केज के लिए कम से कम 10-15 ऑफिशियल ही लगते हैं सर। ओके। यानी डॉक्टर पहले प्लेयर खेलने के लिए आएगा तो पहले उसका बीपी चेक होगा, हार्ट बीट चेक होगा, पल्स रेट चेक होगा, मतलब एक पूरी प्रोसेस है। और वो 3 स्टेप में बना हुआ है, एक फर्स्ट स्टेज, देन एमेच्योर, देन प्रो लेवल। यानी जितना लेवल का गेम है सर उतने लेवल की सेफ्टी भी उसकी है। सेफ्टी भी उसकी है। और इसमें कैसा होता है कि पहले डॉक्टर उसको चेकअप करेगा जाने के पहले रिंग के अंदर। तो आपके स्टूडेंट्स आप भेज रहे थे अभी? हाँ। अभी तक वो स्टूडेंट का एक प्रोसेस शुरू है। तो आपको खुद फिर मैंने क्या किया सर कि एमएमए अभी डायरेक्ट खेलने से अच्छा मैंने सोचा कि पहले स्टार्ट करे, कोई ना कोई फाइट स्टार्ट करे। तो फिर मैंने किक बॉक्सिंग की कुछ फाइट्स खेला, ओके, कराटे की फाइट्स खेलना चालू किया। अच्छा। उसी पैर से फिर मैं जैसे पैर कॉम्पिटिशन्स में खेलता था तो फिर मैं एक सपोर्ट हिंग्स निकैप करके आता है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था मुझे कि वो जैसे हम, क्योंकि फाइट खेलते वक्त और प्रैक्टिस करते वक्त हम उतना प्रेशर नहीं करते, लेकिन फाइट में जाने के बाद कैसा होता है ओवरऑल हमारे बॉडी पे प्रेशर रहता है मेंटली और क्राउड का, चाहते हैं ना, जीतना भी चाहते हैं ना क्राउड का, तो कैसा, और उसमें करना स्पीड ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, पीछे भागना, आगे भागना, फुटवर्क करना। तो ये उसमें कैसा है नी पे सपोर्ट करके हिंग्स निकैप पहन के मैं खेलता था
उस टाइम में, और उसके बिना खेल नहीं पाता था मैं। उस समय ऐसा कभी हुआ कि मतलब हाँ आपको हुआ, pain- कंपटीशन के दौरान मेरा कभी कभी पैर ट्विस्ट हो जाता था, फिर भी मैं खेलता था, लेकिन कंपटीशन के दूसरे दिन 5 दिन मुझे फिर वही पैर लेके बैठ जाना पड़ता था। ठीक है, तो फिर ठीक मतलब है, ये जिद्दी है, हाँ एक फिर तरह भी, का पागलपन ही हाँ है। तो फिर भी मैं कंपटीशन में बोला चलो ज़्यादा कंपटीशन नहीं खेलना, साल में 2 कंपटीशन 3 कंपटीशन ओके, खेलना चालू रखा, मैंने खेलना चालू ये रखा अब 2017, 2018, क्योंकि 2019 7 से 8 साल का गैप पड़ने के बाद ना सर, वो क्या होता है ना कि रिंग का प्रैक्टिस तो मेरा वही दमदार था, लेकिन रिंग का जो कॉन्फिडेंस है ना वो मेरा छूट गया था। ओके अब बारी थी कॉन्फिडेंस वापस लाने की, जी, तो फिर मैंने क्लब में फ़ाइट खेलना बच्चों के साथ, छोटे से लेके बड़ों के साथ मैं खुद ही फाइट करता था। अच्छा हाँ खुद ही फाइट खेलना चालू किया उनके साथ, 2-2 3-3 मिनट सबके साथ लाइन से कंटिन्यू फाइट फाइट फाइट। फिर उससे फिर बिना निकैप के खेलना चालू किया, ओके बिना कि अभी बिना निकैप के भी खेल सकता मैं, फिर उसमें भी थोड़ा तकलीफ गया। देन उसके बाद में मेरा स्टेबल हो गया। फिर जब मैं अभी एमएमए का छत्तीसगढ़ में नेशनल हुआ था, एमएमए कौन से इंडिया का, ईयर में? ये जस्ट अभी 2024 में, 2024 में हुआ। 2024 में एमएमए का नेशनल हुआ था, तो मैं उसमें सेमी कांटेक्ट खेला सर। तो सजेस्ट शेयर, पहले तो मैंने एमेचर में एंट्री किया था, खेल सकता था एमेचर भी, लेकिन फिर भी जो शरीफ सर है, बापू सर एमएमए इंडिया के, वो काफ़ी सीनियर पर्सन है, मोस्ट सीनियर पर्सन है इसमें, ऑल ओवर इंडिया में उनकी अच्छी पहचान है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भूषण फर्स्ट टाइम भला ही आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन एमएमए नेक्स्ट लेवल और थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, यानी मेरा एज भी, एज के हिसाब से ये एज में आप खेल रहे हो ये तो बहुत बड़ी बात है बोले, ये एज में रिंग में, वो भी ताइक्वांडो कराटे तो खेलते हैं लोग, लेकिन एमएमए में जाना हाँ, सोच MMA समझ के, अक्सर हम young क्योंकि इसमें लोगों को कैसा होता है देखते सर, हेड इंजरी ओपन रहता है, हेड गार्ड नहीं थे, बाकी कराटे में सेमी कांटेक्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा WWF वाला जैसा है। एमए और ताइक्वांडो में कैसा है, हेड गार्ड रहता है, किक बॉक्सिंग में हेड गार्ड रहता है, सभी में हेड गार्ड रहता है, तो थोड़ा सेफ्टी हो जाता है। एमएमए में ओपन होता है सर, बॉडी भी ओपन होती है, मतलब एक गलत हाँ, कदम जब भी पड़ेगी किक या पंच करेगी तो वो गोली के जैसे, बंदूक की गोली के जैसे काम करेगी। काम करेगी। तो वही बोला कि सर ने, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेमी कांटेक्ट खेलो पहले, स्टार्टअप आप सेमी खेले कांटेक्ट। फिर वहाँ पे। तो मुझे सही लगा, नहीं कोई सीनियर पर्सन बता रहा है और जो इंटरनेशनल लेवल पे रेफरी किया है तो उनको पता है के कि बारे में। क्या लेवल होता है। तो मैंने नहीं, सर की बात माना मैंने, नहीं सर एक्सपीरियंस होल्डर है, उनकी बात मानना चाहिए। तो फिर मैंने सेमी कांटेक्ट में खेला सर, वेल्टर वेट मैंने -77.1 kg। एक्चुअली मैं जब मेरा लिगामेंट ट्विस्ट हुआ था तब मेरा वेट था 53 kg, ओके, और मैं डायरेक्ट अभी खेला 77 माइनस, अच्छा तो एकदम डिफरेंस। तो ये वेट में खेलना, मैंने बोला तो मेरे लिए कैसा होता है कि हाइट का डिफरेंस पड़ जाता है सर, ज़्यादा वेट में कैसा होता है हाइटेड पर्सन मिल जाते हैं, सही। तो और कैसे छोटे कम वेट में अपने हाइट के मिल जाते हैं, तो उसमें मुझे सब बॉडी बिल्डर ही मिले अच्छा, और अच्छे खासे जवान। तो मैं 40 का, और पहले जिस दिन कंपटीशन में मैं गया वेट किया तो सब लोग बोल रहे थे कि आप कोच हो, नहीं आई एम एथलीट, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड देखी कि आप वेइंग कराने लाए हो बच्चे को, नहीं सर आई एम एथलीट, मैं खेलने के लिए आ रहा हूँ। मजाक कर रहे हो सर, ये एज में आप खेल रहे हो फाइट? मतलब होता है। हाँ तो नहीं सर, बोला मुझे खेलना है, मैं यकीन खेलने करना के थोड़ा लिए आ रहा मुश्किल हो गया होगा उस हूँ। समय। तो फिर वो हंस रहे थे, ठीक है सर, वेरी गुड, ब्रेव मैन, यू आर ब्रेव मैन सर, तो ठीक है बेटे। और हाँ, वो इंसान ऐसे करता है, पर पीछे बोलता है भाई पागल वागल है क्या, हाँ, ऐसा तो कुछ वही रहता है सभी एक thought। जो कोई मेरे तरफ यही देख रहे थे, मैंने ऐसे उनको लगा कि ये फिर बस आप मतलब कोचिंग करने आए, खेले और- क्योंकि 2-3 दिन बच्चे ही खेले मेरे, जी, सब जीते, सभी बच्चे जीते मेरे क्लब के नेशनल्स में, बढ़िया। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुए। तो सब लोग मेरे को देख रहे थे कि ये कोच है बंदा, ये ऐसे ही आया है। तो जैसे मैं किट पहन के आया तो सब लोग वही पूछ रहे थे, मैं नीचे ग्राउंड पे गया प्रैक्टिस कर रहा, सब बोले, आप खेल रहे हो? यस सर, थोड़ा संभाल के ध्यान देके और खेलना आपके सर। अपोनेंट की एज क्या थी? मतलब 22 सामने 22 साल और 22 आपकी 40 साल की 40 एज। साल, दोनों की फुर्ती में जमीन आसमान का फर्क जमीन है। आसमान। और वो अच्छे बॉडी बिल्डर थे, रेसलर था कोई। पहला मैच मेरा हुआ था तेलंगाना, जी, शेख खालिद सर है, अच्छे कोच है तेलंगाना के एमएमए के, और रेफरी भी है, और इंडिया की टीम कोच, उनके बच्चे से मेरा मैच हुआ था पहला। तो पहला मैच में पूरा 1 साइड निकल गया सर, और बहुत फास्ट खेला वो भी। मतलब आप जीत गए? मैं One जीत side गया। में एकदम आप? हाँ, 1 साइड खेला और बिना निकाब के खेला, मुझे भरोसा नहीं लगा। मैंने उस दिन सोचा था कि मैं बिना निकाब के, मैं जब होटल में मैं रेडी हुआ किट वगैरह पहन के, तो निकाब साथ में रखा था मैंने, लेकिन बोला ये निकाब आज नहीं पहन के खेल के देखते हैं, तो मैंने वो निकाब ऐसे रख दिया बैग में, चलो आज ऐसे ही खेलते। तो अपने एकदम मैं गया और सोचा नहीं कुछ, बस दिमाग खाली रखा और कुछ टेंशन भी नहीं ले रहा था मैं, फाइट के बारे में सोचा नहीं, बस मुझे एंजॉय करना है अंदर जाके रिंग के अंदर।
बस मुझे दिल खोल के खेलना ब्रूस है। ली जी को याद किया और शुरू हो गया। हाँ, बस जैसे फाइट चालू हो वैसे मारना चालू किया और कंटिन्यू खेलते रहा और जीत गया। 9 मिनट का एक फाइट था और 40 साल की उम्र में 9 मिनट खेलना तो बहुत स्टेमिना सामने लगता है ऊपर सर। से एक पूरा 22 साल मेरा गमछिल ऐसा बाहर उड़ गया था, अच्छा, ऐसा दम लग जाता है बहुत। नो यानी ये उम्र में खेलना है, यानी स्टेमिना बहुत एज ज़्यादा का लगता फर्क है। पड़ गया वहाँ। ग्रैबलिंग भी करना है, उसमें किक भी मारना फिर है, भी आप पंच भी जीते मारना पर। है। हाँ, और उसने भी तालियां बजाई मेरे लिए। और जैसे मैं रिंग से उतरा बाहर गया तो जो मेरे को पहचानते नहीं, वो पूरा स्टेडियम मेरे को पहचानने लग गया। सब हाथ मिलाने लग गए, आसाम, मेघालैंड, नागालैंड। और रूम में भी गया रात को हॉस्टल में, तो सब लोग जो मिल रहे थे, यू आर गुड फाइट, यू गुड कॉम्बिनेशन सर, बोले वेरी गुड फाइट। तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला वहाँ से और मेरा हौसला बढ़ गया कि नहीं अभी और रुकना नहीं, अब खेलते ही जाना है। फिर उसके बाद एशियन का आया, पाकिस्तान का देखा मैंने, बोला अमेरिका जाना, इधर जाने से अच्छा ज़्यादा पाकिस्तान में जाके खेलूँगा तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और पाकिस्तान का वीज़ा मिलता नहीं है इंडिया वालों को। अच्छा, फिर पाकिस्तान के लिए मैंने प्रैक्टिस चालू किया। प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता सर मेरे को एक्चुअली। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 से लेके तो 6 बजे, 5 बजे तक, 5:30 तक प्रैक्टिस करता हूँ और फिर 6 बजे स्कूल को निकल जाता हूँ। दिन भर ग्राउंड, उसके बाद शाम को 6 से लेके तो फिर आपने आर्मी स्कूल में भी ट्रेनिंग और पुलिस में हाँ, भी पुलिस हेडक्वार्टर में सर मैंने ट्रेनिंग दिया। मल्लिका कौन से एयर में दिया? ये सर ये जस्ट अभी मैंने आर्मी स्कूल के पहले तो ट्रेनिंग दिया वहाँ पे। मल्लिका अर्जुन प्रसन्ना सर जो आईजी सर थे, उनके अंडर में ट्रेनिंग दिया जी। और बीच बीच में हमारे कैंपिंग भी चलते, गर्ल्स के लिए फ्री कैंपिंग चलते, सेफ्टी सेल्फ डिफेंस के लिए। और फिर अभी आर्मी स्कूल में आप कंटिन्यू? हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल में हूँ सर मैं अभी तक। मेरे जो प्रिंसिपल वहाँ आप एमएमए ही बताएं? MMA और किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग। हाँ, ये 2 का ट्रेनिंग देता हूँ सर मैं बच्चों को। ओके। वो स्पेशली आर्मी वालों के ही बच्चे सर पूरे। हाँ। फिर आपका जो पाकिस्तान में जो मैच हुआ, हाँ, पाकिस्तान में भी मतलब पाकिस्तान जाने की, क्योंकि मैंने जहाँ तक पता किया है, मुझे जितना नॉलेज है, इस फील्ड में गवर्नमेंट का सपोर्ट कुछ है नहीं है। तो फिर पाकिस्तान आप कैसे गए? पाकिस्तान सर तो पहले तो पैसे का मैंने पूछ तो लिया, मैंने देखते बराबर कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया कि पाकिस्तान में मैच है MMA का और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अच्छा नाम कमाने का मौका और एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने का एक्सपीरियंस वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं बोला कि जाना है, कुछ भी करके जाना है, कैसे भी करके जाओगा। पैसे तो कुछ भी नहीं थे जेब में। अच्छा। तो बोला अभी कैसे जाना, तो इधर उधर बात की स्पॉन्सर के लिए, तो कोई तैयार नहीं हुआ। बहुत से लोगों के MLA के आ गया। MLA लोग रोज़ पूछते थे क्या करेगा पाकिस्तान जाके, ना क्या करेगा इधर जाके, ऐसे ऐसे यानी डीमोटिवेट करते हैं। तो मैं रोज़ बुलाते थे, 1 घंटा ऐसे खड़े रखते थे, मैं खड़े ही रहता था। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बता रहा हूँ कि हमारे इंडिया के लोगों की सोच कहाँ पे है। स्पोर्ट्स को लेकर जो सोच है, हाँ, बहुत पीछे की सोच है। इसलिए हम ओलंपिक में क्या कर लेगा, क्या करेगा ओलंपिक में, इसलिए हम लोग पीछे है, सपोर्ट नहीं करते सर। देखिए, तो आपके सामने एक इंटरनेशनल प्लेयर है, वो अपना बता रहा है आपको कि हमें सपोर्ट ही नहीं है ऊपर से। लोग सोशल मीडिया पे लगा लेते हैं कि यार इतने प्लेयर को भेजा क्या जीते। अरे ग्राउंड लेवल से सपोर्ट मिलना ज़रूरी है ना, तभी तो वो बंदा करके दिखाएगा। एक जनरल बात बता रहा हूँ सर, अभी ओलंपिक के जो प्लेयर खेले, पैरा ओलंपिक के, वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ओलंपिक जाने के पहले इनको किसी ने नहीं देखा। हाँ, सीधी सी बात है, एक रियल हमने नहीं देखा, मैंने खुद ने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। और ओलंपिक से आने के बाद उनका सबका इंटरव्यू हो रहा है, तो फिर ओलंपिक के पहले क्यों नहीं? वही तो प्रॉब्लम है। फिर मतलब उनको उतना मेंटालिटी में सिर्फ ओलंपिक का है कि अगर वो जीता व्यक्ति तो अगर उनको पहले पता से चलेगा मनु भाकर के बारे में, हाँ, फिर आपको और लोगों के बारे में पता चलेगा। अगर उनको यही सपोर्ट पहले मिला रहता तो वो गोल्ड नहीं लाते थे। सही बात है। तो यहाँ कि क्रिकेट के लिए क्यों, क्रिकेट के लिए सिस्टम की गलती है यहाँ पर। सिस्टम क्रिकेट के लिए क्यों? और ये सिस्टम अभी से नहीं, पहले से चले आ रहा है ये सब। तो फिर पाकिस्तान का मैच कैसा रहा आपका? पाकिस्तान का मैच सर बहुत अच्छा रहा मेरा। पाकिस्तान गया तो वही जैसे तैसे आपने इधर उधर से पैसों का जुगाड़ पैसे करके जमाए, फाइनली लोन पाकिस्तान आप निकाला। पहुंचे। हाँ, अच्छा, लोन लेना पड़ा आपको? लोन लिया सर मैंने पाकिस्तान, फिर आप गए? हाँ, लोन लिया। पापा ने, मेरे पापा ने 30,000 की मदद की, मेरे को हेल्प की। और मेरे को उस टाइम बहुत यानी अच्छा लगा। पाकिस्तान में मैच कहाँ थी? पाकिस्तान में सर लाहौर में मैच था। अच्छे लोग और लोग बहुत अच्छे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हर कंट्री में चलता है, अपने भी यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, लेकिन लोग ख़राब नहीं होते सर। लोग कोई ख़राब, हमें तो उन्होंने ऐसा अकेला छोड़ा तक नहीं, हमें हर चीज़ दी, इतना फैसिलिटी, 7 स्टार होटल जैसा फैसिलिटीज़ पूरा, यानी किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं था सर। लोग खराब नहीं है, पॉलिटिक्स और आतंकवादी
ये लोगों के बारे में है वो एक अलग राय है, अभी जो और लोगों के बारे में एक अलग राय है। अभी जो कलकत्ता में हुआ सर, जी जो गर्ल्स के साथ हुआ, उसके लिए वहाँ पे कितने लोगों ने हमसे ये बात की, ये बहुत गलत हुआ है वो लड़की के साथ। हम दुआ करते हैं कि वो लड़की को, अभी वो तो जो हो गया लेकिन उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैच कैसे रही? मैच मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के सबसे प्लेयर पहले आए, तो एशिया लेवल पर था, ऑल ओवर वर्ल्ड? एशिया में सर तजाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई वहाँ जाने के बाद, जैसे हमने तो सिर्फ होटल में लोगों को देखा था, वर्ल्ड के होटल में तो जनरली हम मुंबई जाते, इधर उधर जाते तो फॉरेन के लोग देखते हैं। लेकिन जब हम जैसे स्टेडियम के बाहर खड़े थे तो कुछ नहीं लग रहा था। जैसे स्टेडियम के अंदर एंट्री किया ना सर, हम एकदम फ्लैश हो गए देख के। डिफेंस एरिया था सर वहाँ पे, और सेफ्टी बहुत थी, यानी सभी टीम के लिए बहुत अच्छी सेफ्टी थी, और टूर्नामेंट का लेवल भी बहुत ऊपर के लेवल का था सर। ओके। हाँ, तो फिर आप फाइनली स्टेडियम में पहुँच गए। तो क्या सरप्राइज हुआ आपको? सरप्राइज ऐसा हुआ कि सर मैं वो स्टेडियम देख के हिल गया सबसे पहले। यार इतने बड़े लेवल पे हमें परफॉर्म करने को मिल रहा है, वो भी ये एज में। जी यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और तो इंडिया से कौन कौन गया था? इंडिया से सर शरीफ बापू सर थे, जो तो हमारे इंडिया के प्लेयर में। और कौन? प्लेयर में जैसे धीरज मेरा फ्रेंड है जो तेलंगाना से थे, धीरज दाऊद भाई, वो भी तेलंगाना से थे। मतलब कम से कम 3-4 लोग थे। हाँ, उसके बाद में कर्नाटक से एक मेरे फ्रेंड थे, उसके बाद बेलबिन करके था, वो भी कर्नाटक से था। और बाकी ऑफिशियल्स थे सर, ऑफिशियल्स आए थे रेफरी के लिए, केल्विन सर वगैरह, ये सब ऑफिशियल के लिए। और जो शरीफ बापू सर थे, ये तो पूरे एशिया के ये चीफ थे। तो एक मतलब बहुत ही जबरदस्त का। हाँ, और हमारा जाते वक्त यानी स्वागत भी हुआ वाघा बॉर्डर पे। वहाँ के जो मेजर वगैरह थे, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर, उन्होंने हमें ऑल द बेस्ट भी बोला टीम को साथ में, और बहुत अच्छा लगा। यानी अलग ही फील हो रहा था कि सही में बहुत बड़े लेवल पे हम जा रहे हैं। फिर आपकी मैच पाकिस्तान तजाकिस्तान के साथ में जोविडन करके था एक प्लेयर। तो मैं गया, जैसे मैंने आपको वीडियोस वगैरह देखा आपने, मैं बहुत फास्ट खेला, किकिंग्स वगैरह फटाफट मारे। तो बाद में रेफरी को पता नहीं क्या लगा क्या नहीं, रोक दिया मैच। मुझे इंजरी कुछ भी नहीं हुई। अच्छा। बाकी उसमें ऐसा रहता है सर एमएमए में कि अगर आप प्रोफेशनली लेवल पे एमएमए खेल रहे हैं रिकॉग्नाइज फेडरेशन से, तो इसमें कैसा है, कुछ भी इंजरी होता है तो डॉक्टर पहले चेकअप करता है। फाइट के तुरंत बाद आपका बीपी वगैरह सब जांचता है। फाइट के मतलब तुरंत बाद बीपी होता है, बीपी वगैरह सब जांच किया जाता है, हार्ट बीट वगैरह आप यानी कंट्रोल में है, आपकी बॉडी सब अच्छा है कि इंजरी हुई। अगर आपको थोड़ी भी माइनर इंजरी होती है तो आपको 6 महीने का रेस्ट दिया जाता है। वो कोई भी कंपटीशन में खेल नहीं सकता। ओके। बाकी फेडरेशंस में ये नहीं होता है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जो फेडरेशन में जितना रिस्की गेम है ना, उतना सेफ्टी भी, उतना वो लोग बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं। तो वो हुआ, और मुझे कुछ भी उसके बाद में जैसे मैं रिंग से उतरा सर, सभी लोग तालियां बजा रहे थे, और सभी लोगों ने, पाकिस्तान की खास करके पब्लिक मेरे दोस्त बन के, उनके यहाँ के एक आए रेफरी, वो डायरेक्ट बोले कि फाइट क्यों रोका आपने? अच्छा। हमारे इंडिया टीम के कोच को फाइट क्यों रोका गया है? फाइट इतना अच्छा चल रहा था। ओके। और मुझे मज़ा भी आ रहा था फाइट में, बहुत अच्छा। और वो भी बहुत तगड़ा फाइटर था सर, ऐसा नहीं, बहुत है ना, जब यंग फाइटर और बहुत ही बेस्ट फाइटर था। उसके बाद में मैं जैसे बाहर निकला तो ईरान के जो कोच थे वो दौड़ के आए और उन्होंने मेरे को गले लगाया, और वो सर 1 सेल्फी प्लीज़। मैं सोच में पड़ गया यार ऐसा कैसा। तो मैं इंडिया के जो हमारे शरीफ सर है, उनको भी ये प्रॉमिस किया, और उन्होंने बोला अगर तुम इंडिया एमेचर इंडियन नेशनल में आप मेडल मारोगे तो आप एशियन और अगले एशियन और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप जरूर चलोगे। हम फिर सभी सर और मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल में गोल्ड मारे। हाँ, और बहुत आगे आपका और करियर चलता मैं इसीलिए ये करना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों की कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। सही बात है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और मैं क्योंकि भारत से हूँ, मैं स्पेशली इंडिया से हूँ। इंडिया वाले इतने कमज़ोर होते भी नहीं, इंडिया से वो अपने आप में माहिर होते हैं। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 40 साल की उम्र में एमएमए में एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर मेडल मार लूँगा तो इंडिया के यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी। सही है, एक मिसाल बन जाएंगे आप सर। तो हम सभी विश करेंगे सर कि आप इंडिया के लिए गोल्ड जीते, आगे और भी साल आप खेलते रहें। थैंक यू सो मच, हमें अपनी लाइफ के बारे में इतना सारा बताने के लिए। लोग मोटिवेट होंगे वो एक और पॉइंट है, मैं मोटिवेट यहीं पर बैठे बैठे हो गया हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमसे मिलने के लिए, हमारी सारी मतलब इतनी सारी बातें बताने के लिए, और एक इतना खूबसूरत जो करियर आपका रहा है, तकलीफ़ों से रहा है, उसको पार करके आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।